हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है हाइपोथायरायडिज्म। तो सबसे पहले हमने हाइपरथायरायडिज्म की बात की थी। तो ये इससे अपोजिट है हाइपोथायरायडिज्म। हाइपर होता है ज्यादा मात्रा में सेक्रेशन होना और हाइपो होता है हमारा कम मात्रा में सेक्रेशन होना। तो दोनों ही कंडीशन इम्बैलेंस की हैं, तो दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारी। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने दिया है, इट इज कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स होता है इनफ, यानी कि जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमारा नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन जो है वो हमारी हाइपोथायरायडिज्म बोली जाती है। वुमेन स्पेशली those older than age 60 are more likely in have of the hypothyroidism। तो वही औरतों में ज्यादा पाया जाता है। 60 साल की उम्र से जब ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हाइपोथायरायडिज्म। और हाइपोथायरायडिज्म जो है वो अपसेट नॉर्मल बैलेंस ऑफ द किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमारा कारण रहता है। ओबिसिटी इसका कारण रहता है, केमिकल रिएक्शन इसका कारण रहता है, जॉइंट पेन हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है और हार्ट डिजीज हमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये जब हमारा हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है, यानी कि हार्मोन का सेक्रेशन अगर ज्यादा हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया, सब नॉर्मल सेक्रेशन जो होता है हमारा थायराइड हार्मोन्स का, तो थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा ये हमारा हाइपोथायरायडिज्म बोला जाता है। यानी कि जब हमारे जो थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा हमारा जो हार्मोन का सेक्रेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज से कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, हाइपोथायरायडिज्म। अब हम देखेंगे कि इसमें हाइपोथायरायडिज्म जो है वो कितने टाइप का होता है। तो इसमें टाइप होती है प्राइमरी टाइप। सबसे पहली टाइप जो हमारी होती है टाइप, इसमें बताया गया है कि इनसिफिशिएंट अमाउंट ऑफ द थायराइड हार्मोन सिक्रेट बाय द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो हमारा इनसिफिशिएंट अमाउंट में होता है, बिल्कुल कम मात्रा में होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, इट इज ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर। अगर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारा फेल हो जाए और इंडिकेट अमाउंट सेक्रेशन ऑफ टीएसएच, तो इसमें हमारा जो हमारा टीएसएच हार्मोन होता है उसके सेक्रेशन के अमाउंट को इंडिकेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के फेल होने पर। तीसरा हमारा इसके अंदर क्या रहता है, इट इज ड्यू टू द हाइपोथैलेमस फेलियर सब नॉर्मल टीआरएच सेक्रेशन। तो इसमें हमारा जो है हाइपोथैलेमस फेलियर, तो इसमें रीजन क्या रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड अगर फेलियर हो जाए, वो काम अच्छे से ना करे, पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि हमने डायग्राम के अंदर समझा था कि दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो इनसिफिशिएंट अगर अमाउंट हो जाए जो हमारा थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो सेक्रेशन किया जा रहा है वो, तो ये सारे के सारे हमारे तीन टाइप के होते हैं भाई। बिल्कुल कम मात्रा में सेक्रेशन हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, हाइपोथैलेमस के अंदर कंप्लेंट आ रही है। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं, तीनों जो टाइप होती है, अलग अलग टाइप में हमारा क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स का सेक्रेशन किया जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, जब हम इसके अंदर देखेंगे कोज और एटियोलॉजी की भी, रीजन क्या क्या रहता है, क्यों हो जाता है हमारे जो ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन है वो कम क्यों हो जाता है, रीजन क्या क्या रहता है इसके। तो जो कॉमन रीजन इन्होंने बताए हैं, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर ज्यादा यूज किए जाते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, माल डेवलपमेंट से अगर डेवलपमेंट कम हो रहा है हमारे ग्लैंड्स का तो भी ऐसा हो सकता है। आयोडीन की कमी है, अगर आयोडीन हम खाने में कम मात्रा में ले रहे हैं, डेफिशिएंसी है आयोडीन की, तो भी ऐसा हो सकता है। थायराइड ग्लैंड्स का जो हार्मोन्स का सेक्रेशन कर रहा है वो बिल्कुल ही ना करे या बिल्कुल ही कम मात्रा में करे। मेलिगेंसी ऑफ नेक एंड फोरहेड, हमारा जो फोरहेड का जो एरिया होता है, नेक का जो एरिया होता है उसमें मेलिगेंसी यानी कि अबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। गोइट्रीजेनिक फूड्स हमारा हो जाए, जैसे कि गोइट्रीजेनिक फूड में हमारा आ जाता है जैसे कि टर्निप है या कॉलीफ्लावर्स है, यानी कि गोभी और जो हमारी शलगम वगैरह होती है। तो ये जो चीजें होती हैं इन फूड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ओवर ट्रीटेड ऑफ द एंटी थायराइड ड्रग्स अगर हमने लिए हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिए हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। थायराइड टिश्यूज यानी कि थायराइडटॉमी अगर की गई है और थायराइड ग्लैंड्स का टिश्यूज को रिमूव किया जाता है तो भी हमारा ग्लैंड्स कम सेक्रेशन कर सकता है। कॉन्जिनेंटल्स यानी कि जन्मजात भी हो सकता है। और पिट्यूटरी डायफंक्शन, और पिट्यूटरी हमारा जो ग्लैंड्स होता है उसके द्वारा अगर फंक्शन अच्छे से नहीं किया जा रहा, तो ये सारे के सारे जो कारण बनते हैं हमारे जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है उसके कम होने के। तो रिस्क फैक्टर में क्या दिया गया है, खतरे की कौन कौन सी हो जाती है, एक फीमेल्स हो जाती है यानी कि वुमेन्स हो जाती है 50 उम्र से ज्यादा या 50 साल की एज जिसकी हो चुकी है। रेस में आ जाता है हमारा व्हाइट और एशियन रेसिस चीजें आ जाती हैं। इसमें हमारे टर्नर सिंड्रोम्स आ जाते हैं, कंपन वाले जो सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम्स हो जाते हैं हमारे, जितने भी डाउन सिंड्रोम हमने पीछे पढ़े हैं। एंटी थायराइड जितनी भी हमारी दवाइयां हमारी ली जाती है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज हमारी जितनी भी होती है इम्यूनिटी को, जैसे कि डायबिटीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इनमें से अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो पीछे हमारी जो जितनी भी हमारी डिजीज हमने की उन सभी के अंदर है, डाउन सिंड्रोम भी सभी है, टर्नर सिंड्रोम सब कुछ हम पीछे कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं रिस्क फैक्टर के अंदर, इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर कौन कौन सी चीजें चेक की जाएंगे, सबसे पहले सीवीएस देखेंगे हम, सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम जो हमारा होता है, तो इसमें हार्ट रेट देखेंगे, हार्ट रेट अगर कम हो जाती है इसके अंदर तो वो भी चेक करनी है आपने। और हाइपर कैलेस्ट्रोलेमिया यानी कि जो हमारा
कोलेस्ट्रोल जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और कॉन्ट्रेलिटी वीक हो जाती है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट करने की जो संकुचन की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है और जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, यानी कि ऐठन जो अकड़न होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाइपरलिपिडेमिया यानी कि लिपिड चर्बी जो है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ब्रेडिकार्डिया कार्डिया यानी कि जो हमारी धड़कन होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, या एनीमिया खून की कमी अगर हो जाती है वो भी चेक करनी है। सीएचएफ देखना अपने कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर जो हमारा होता है, एपी एंजीना पेक्टोरियस हमारी देखी जाती है, हार्ट के अंदर जो लेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, एक तरीके की बीमारी होती है हमारी हार्ट की, ठीक है। और एमआई देखी जाती है, मायोकार्डियल फ्रैक्शंस यानी कि हार्ट के अंदर पाए जाने वाले लेयर के अंदर फ्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी सारी की सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर डायजोपिनिया आपने चेक करना है, यानी कि सांस जो है वो किस तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न आपने देखना है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है वो आप चीजें जो है चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भूख में कमी है, भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या हो रही है, एब्डोमल डिस्टेंसेंस आपको हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट दर्द होना, या वेट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, नेजवा वोमिटिंग आपकी समस्या बन रही है, और हमारी टंग्स जो है वो इनलार्जमेंट हो रही है, टंग्स का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स जो है सारी की सारी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाएगी स्किन और आ जाएगा हमारा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। तो स्किन के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी, अगर हमारा थायराइड ग्लैंड जरूर से कम सेक्रेशंस कर रहा है तो स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, थिक हो जाएगी और इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तो ये सारी के सारी स्किन के अंदर ये चीजें हमारी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ब्रिटल्स नेल्स हो जाएंगे, यानी कि नेल्स हमारे मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉफी फेस हो जाएगा, फेस के ऊपर सूजन और सूजी सूजी जो आंखें होती है वो हमारी हो सकती है, पोलरनेस यानी कि पीलापन भी हो सकता है, हेयर हमारे रफ टफ हो सकते हैं यानी कि सूखे और ड्राई हो सकते हैं, और एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आ सकता है, और कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि जो ठंडी होती है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त होनी बंद हो जाती है। तो ये जो होती है ये चेंजेस जो है हमारी स्किन के अंदर इसमें आते हैं। और मस्कुलोस्केलेटन के अंदर हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में मसल थकावट महसूस होगी, हमें मांसपेशियों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, और जो मांसपेशियां हैं या हमारे जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट्स जो है वो बहुत ही धीरे हो जाएगी। तो ये हमारे इसके अंदर रहती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे देखेंगे इनरेगुलर से मेंसेज हमारे होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो मेंसेज है वो ना टाइम पे आएंगे और ना ही हमारे टाइम पीरियड के अनुसार चलेंगे। और लिपिडो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो लिपिड्स है जो हमारी चर्बी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अदर्स में क्या हो जाएगा, माइजोडोमा जो कि ड्राई फेम वैक्सी स्वेलिंग से ऑफ स्किन, तो हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर हमारी वैक्सी स्वेलिंग यानी कि सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हमारी गोइट्री हो सकती है, यानी कि घिंगान रोग हम जिसको बोलते हैं, और स्लीपलेसनेस यानी कि नींद बिल्कुल भी ना आना। तो इस तरीके की समस्या जो हम हमारी माइक्रोडोमिया के अंदर हो सकती है, और स्किन के ऊपर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो सकती है, जो चिपचिपी सी स्किन के ऊपर जैसे वैक्सी का मतलब जैसे चिपचिपी सी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हमने क्या देखना, सब नॉर्मल T3 लेवल देखेंगे, यानी कि जो हार्मोन जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है जो T3 T4 उनका लेवल चेक कराएंगे सबसे पहले कि कितना ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है, कितना कम सेक्रेशन हो रहा है, कितने लेवल पे सेक्रेशन हो रहा है। ईसीजी कराएंगे, तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर ईसीजी से पता चलेगा हमारे हार्ट जो है वो किस लेवल पे चल रहा है और किस तरीके से वो अपना काम कर रहा है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे, तो भाई इसमें हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा इसमें हमारा एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल सीरम है उसका भी हम टेस्ट कराएंगे, वो भी पता करना है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो लेवल होता है, जैसे कि सोडियम में भी लो इन लेवल, तो हमारा सोडियम लेवल जो कम हो जाता है उसको भी चेक कराना है, यानी कि इलेक्ट्रोलिक लेवल के अंदर जितने भी सीरम होते हैं उन सभी को चेक कराना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन किन चीजों की वजह से आ जाता है, मैक्रोडोमा यानी कि हमारी जो सूजन आ जाती है, जो हमारी वैक्सी सूजन होती है वो हो जाती है, कॉन्वुलेशन हमारा इसके अंदर हो जाता है, जो हमारे वेंटिलेशन की कमी हो जाती है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया यानी कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस के तरीके से आती है, और कॉन्वुलेशंस में हमारी कमी हो जाती है फंक्शंस में, और जो अनदर चीजें होती है उनके अंदर चीजें अब नॉर्मल हो जाती है इसमें। तो मैनेजमेंट में हमने इसके अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट के अंदर आएगा इसमें मेडिकल मैनेजमेंट आएगी सबसे पहले। तो इसमें जो सैनेथेटिक यानी कि लिवो थायरॉक्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं, और लिवोथायराइड और हमारे सैनोथायराइड जो होते हैं प्रेफर्ड किए गए हैं तो वो देने जरूरी होते हैं, ठीक है। उसमें सैनेथेटिक लिवोथायरॉक्सिन दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये प्रेफर्ड किए गए हैं डॉक्टर के द्वारा, तो ये ड्रग्स आप उसको देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ग्लूकोज मे बी गिवन ऑफ द हाइपोगैलाइसेमिया इज एविडेंट, अगर हाइपोगैलाइसेमिया यानी कि ग्लूकोज की कमी है अगर, तो उससे दिया जाता है हमारा क्या, हाइपोगैलाइसेमिया वाले ड्रग्स दिए जाते हैं, या हमारा जितनी भी कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज है वो हमारा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी चेकअप के द्वारा डायग्नोस के द्वारा ही बाद में मेडिकल मैनेजमेंट कराई जाती है, जिसमें मैक्सिडेमा कोमा इज प्रेजेंट, अगर मैक्सिडेमा कोमा प्रेजेंट है तो उसमें थायराइड हार्मोन इज गिव आईवी
IV until consciousness of the respirers। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो दिया जाता है और IV रूट से ही दिया जाता है कॉन्शियसनेस को स्टोर करने के लिए, यानी कि बेहोशी अवस्था से बचाने के लिए। तो इसमें मैक्सिडिमा में अगर किसी प्रकार की सूजन स्वेलिंग्स आ जाती है एक्सी टाइप की, तो उसको कम करने के लिए, और कोमा की अगर सिचुएशन आ जाती है तो इसमें कॉन्शियसनेस को बचाना जरूरी होता है, तो इसलिए ये IV तरीके से हमारा जो हार्मोन थायराइड हार्मोन जो होता है ये दिया जाता है पेशेंट को। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, तो पेशेंट को सबसे ज्यादा हाइपोथायरायडिज्म में आयोडीन डेफिशिएंसी अगर है तो प्रोवाइड कराना है आपने। आयोडीन डाइट जो है उसकी हाई मात्रा में प्रोवाइड कराना है आपने। ठीक है, क्योंकि आयोडीन डाइट के कारण ही अगर हमारा जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो काम करना कम कर देता है। अवॉइड करना आपने सोयाबीन, तो इसमें जो सोयाबीन होती है वो नहीं खानी है, बिल्कुल आपने बंद कर देनी है। अवॉइड करना ग्रीन विथ वेजिटेबल्स, तो आपने हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आपका थायराइड ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है वो कम हो जाएगा। तो कंडीशन के हिसाब से ही जो डाइट होती है वो हमारी कंडीशन के हिसाब से ही ली जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने वो वाइटल साइन जो होते हैं पेशेंट के वो सारे देखोगे, जैसे कि हमारा बीपी है, पल्स है, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर है। ये हमारे TPR जो होता है वो हमारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, हमारे एंटी थायराइड जो ड्रग्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं डॉक्टर के द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेट आपने कराने हैं। नेक्स्ट इसमें है इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपने पेशेंट को कि जरूरत के हिसाब से उसने मेडिकेशंस करनी है, और सम टाइम डे और एम्प्टी स्टमक कि आपने किस टाइम कौन सा ड्रग कैसे लेना है और खाली पेट लेने हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पेशेंट को सारी की सारी इंपोर्टेंस बतानी चाहिए आपको मेडिकेशंस के बारे में, दवाइयों के बारे में, उसका महत्वपूर्णता क्या है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, और जो सिम्टम इंप्रूव होते हैं उनके बारे में भी इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। नेक्स्ट आप मॉनिटर करेंगे T3 T4 यानी कि जो हमारे दोनों ही हार्मोन्स हैं उनका लेवल और उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी जो हमारी फार्माकोथेरेपी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपने मॉनिटर करते रहना है कि कौन सा हार्मोन्स का लेवल कब अप डाउन हो रहा है। तो आपने इंक्रीज करना है पेशेंट का जो फ्लूइड इंटेक करना है, वो सारी की सारी चीजें जरूरत के हिसाब से आप फ्लूइड इंटेक कराएंगे पेशेंट को, और एटलीस्ट 2 लीटर पर डे अनलेस इडिमाज ऑकर्स। तो आपने जो 2 लीटर एटलीस्ट 2 लीटर तो आपने फ्लूइड इंटेक कराना ही कराना है, जो कि इडिमा को कम कर सके, यानी कि सूजन वगैरह कम हो सके। तो इसमें जो फ्लूइड है वो आपने इंटेक कराना है, इंकरेज करना है अपने पेशेंट को कि भाई आपने इतना बढ़ाना है अपना फ्लूइड। तो मॉनिटर करना है आपने, रिकॉर्ड पेशेंट का वेट रिकॉर्ड करोगे, फूड कितना ले रहा है, फ्लूइड कितना ले रहा है और यूरिन कितना आउटपुट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना है, ताकि आगे जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए हमें पता चल सके। तो नेक्स्ट जो है शुड कंसल्ट डाइटिशियन से जो कंसल्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे भी न्यूट्रिशन है जो डाइट है उसके बारे में, कैलोरी और फ्रूट्स जो है उसके बारे में कब कितनी मात्रा दी जानी चाहिए, तो ये सारा का सारा डाइटिशियन से पूछकर ही आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपने इंश्योर करना है आयोडीन का पार्ट ट्रीटमेंट मिक्स, इट विल mix juice and water and prevent of the gastrointestinal distress and give the throw of the straw and prevent of tooth discoloration। तो इन्होंने बताया कि आपने इंश्योर करना है अगर आयोडीन जो है ट्रीटमेंट का पार्ट है तो उसे दूध में, पानी में या फिर किसी भी जूस वगैरह में मिला करके आप जो है पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो रहा है अगर पेशेंट को किसी तरीके का, या फिर माउथ में या दांतों की कन्वेशन को बचाने के लिए आपने करना है, तो पेशेंट को ये सारी की सारी चीजें मुंह से ग्लास लगा के या कुछ चम्मच से ना लेकर के स्ट्रो यानी कि जो पाइप से लिया जाता है इस तरीके से दवाई प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि माउथ और दांत जो है वो भी सेफ रह सके और इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस से भी बचाया जा सके। तो आप अगर किसी में दूध जूस या पानी में मिला करके आप उसे देते हैं तो पेट में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचा जा सकता है। तो प्रोवाइड कराना आपने हाई फाइबर डाइट जो है वो आप बताएंगे पेशेंट को लेने के लिए बोलेंगे, और डिफरेंस अबाउट द कैलोरी एंड फाइबर रिक्वायरमेंट, और आप उसे बताएंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट है फाइबर की और कैलोरीज की वो कितनी है। प्रोवाइड कराएंगे आप स्टूल सॉफ्टनर भी, यानी कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो तो फाइबर और जो लिक्विड है वो ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे ताकि कब्ज जैसी समस्या ना हो। तो वही इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट में इन्होंने बताया है आपने पेशेंट का मॉनिटर करना है डिस्क्रीज सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम्स हमारे रिलेटेड टू हाइपोथायरायडिज्म सच ऑफ द फटीग, कॉन्स्टिपेशंस, कोल्ड इंटॉलरेंस, लेथेजी, डिप्रेशन और मेंस्ट्रुएशंस ऑफ इरेगुलरिटीज। तो ये सारी की सारी चीजें अगर कम हो गई हैं, पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा थकावट है, कब्ज की समस्या हो रही है, हार्मोन का सेक्रेशन बहुत कम मात्रा में हो रहा है, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, डिप्रेशन यानी कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेंस्ट्रुएशन चीजें हमारी रेगुलर नहीं चल रही हैं, तो ये सारी की सारी अगर चीजें कम होगी तो इनको मॉनिटर करके आपने रखना है। तो पेशेंट को आपने प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कराना है, उसकी रूटीन और फिजिकल एक्सरसाइज पे लेके जाना है। फिजिकल एक्सरसाइज आपने डेली रूटीन में करनी है, समय पे करनी है। आपने प्रमोट करना है पेशेंट को फिजिकल कंफर्ट देना, प्रोवाइड करना है एक्स्ट्रा क्लोथ और ब्लैंकेट भी, यानी कि अगर उसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, तो वो अपना ब्लैंकेट और अपने जो क्लोथ है वो अच्छी तरीके से जो है अपने आप को कवर करके रखे। ठीक है, तो ये प्रमोट करना है अपने फिजिकल कंफर्ट के लिए पेशेंट को। तो आपने एडवाइस देनी है और अवॉइड करना है हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में जाना,
नहीं जाना है, अवॉइड करना है यूजिंग हीटिंग पैड, हीट पैड आपने जो है वो नहीं लेने हैं, और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह जो है वो भी आपने नहीं लेने हैं। रिस्क ऑफ द पेरिफेरल्स ऑफ वासोडाइलेटर, तो आपका जो है वासोडाइलेटर यानी कि ब्लड वेसल्स के फैल जाने का खतरा जो है आपको हो सकता है। तो पेशेंट को बताओगे कि भाई गर्म इन्वायरमेंट में नहीं जाना है, हीट पैड वगैरह इस्तेमाल नहीं करने हैं। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पैदा करती हैं और बॉडी में गर्माहट पैदा करती है, जिससे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ज्यादा मात्रा में फैल जाती है और वासोडाइलेशन होने का खतरा रहता है पेरिफेरल्स। तो इस तरीके से आप पेशेंट को चीजें बताएंगे और इंस्ट्रक्शंस भी देंगे, एडवाइस देंगे। तो नेक्स्ट आप करेंगे शुड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पेशेंट, को इंस्ट्रक्शंस भी देंगे और चेक करेंगे उसकी पल्स लिस्ट ट्वाइस ए वीक एंड द स्टॉप द थायराइड सप्लीमेंट एंड नोटिफाई द फिजिशियंस इफ द पल्स इज ग्रेटर देन 100। तो आपने क्या करना, अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने कि वो अपना चेकअप कराता रहे पल्स का, और जो पल्स है उसकी सारी की सारी पल्स हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार आपने जो चेक कराने, हफ्ते में 2-3 बार आप चेक करानी है। अगर थायराइड सप्लीमेंट जो है वो आपने स्टॉप करने हैं, कब स्टॉप करोगे, फिजिशियंस के कहने के बाद ही आप स्टॉप करोगे, पहले उसको स्टॉप नहीं करना है। और पल्स अगर हमारी 100 से ज्यादा होना स्टार्ट हो गया तो आप ये जो चीजें हैं, ये जो सप्लीमेंट है, इनको स्टॉप कर सकते हैं और फिजिशियन से इस बारे में बात कर सकते हैं। तो ये आपने चेक करना है, इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दे देने हैं। अब नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले डायग्नोज क्या करेगी नर्स, वो देखेगी कि डिस्क्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू डिस्क्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड द डिस्क्रीज कंडीशन कंडक्शन से ऑफ हार्ट। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिस्क्रीज हो गया, उससे रिलेटेड चीजें देखेगी। मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो हमारा डिस्क्रीज हो गया, उसका रेट देखेगी। और जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो डिस्क्रीज हो गया, तो इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें देखेगी कि भाई इस वजह से हमारा जो हार्ट होता है उसकी सारी चीजें डिस्क्रीज तो नहीं हो रही है, आउटपुट भी कम हो रहा है कार्डियक का, मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी हमारा कम हो रहा है, कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का वो भी हमारा कम हो रहा है। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे जो डायग्नोज है वो पेशेंट के लेने हैं आपने। तो ये थी भाई हमारी हाइपोथायरायडिज्म डिजीज, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे नर्सिंग डायग्नोज हमारे दिए गए हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे दोनों ही डिजीज, इनमें से एक जरूर आ जाती है एग्जाम के अंदर। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए